हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जीएस रिसर्च सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो दिन मैंने एब्सेंट रहा, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और आज से कंटिन्यू वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो पिछला वीडियो जो कि हम ब्लड ग्रुप यानी ब्लड का हम ग्रुप बताए थे, ब्लड ग्रुप पढ़ने का प्रयास किए थे, समझने का प्रयास कर चुके थे। तो चलिए ब्लड ग्रुप को हम सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सब पढ़ाने का मेरा तजुर्बा है और स्टाइल है कि मैं उन तमाम जो पिछला वीडियो में बता दिया उसका मैं रिवीजन फटाफट करता हूं। तो चलिए मैं पिछला वीडियो को हम रिवीजन कर लेते हैं। पिछला वीडियो को रिवीजन हम बताए थे ब्लड ग्रुप क्या बताए थे। ब्लड ग्रुप क्या होती हैं, इसकी खोज किसने किया था, ये कितने तरह की होती हैं, ये जो रुधिराने वाले पोर्शन में आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट में ब्लड ग्रुप जो जांच की जाती हैं वो किस में होती हैं, एंटीजन क्या होती हैं, प्लाज्मा क्या होती हैं, एंटीबॉडी कहाँ बनता है, इन सारे चीज़ों को हम बताए थे। फिर आरएच फैक्टर बताए थे, खोज किसने किया था, कब खोज हुआ था, आर एच प्लस क्या होती हैं, आर एच माइनस क्या होती हैं। फिर ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड बताए थे, रक्त का आधान क्या होती हैं, ब्लड बैंक बताए थे, ब्लड बैंक में जो ब्लड होती हैं कितने डिग्री पर रखा जाती हैं। फिर हम जो डॉक्टर रुपये लेते हैं ब्लड ग्रुप को देखने के लिए या फिर ब्लड को चढ़ाने के लिए, उन चीज़ों को हम देखे थे। तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट, फिर हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस भी देखे थे। तो चलिए इन सारे चीज़ों को हम सबसे पहले डिवीज़न फटाफट कर लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप जैसा कि जानते हैं कि रक्त समूह की जो खोज किया था वो लैंडस्टीनर ने किया था। मानव में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन अगर हम संपूर्ण ब्लड ग्रुप की संख्या की बात करें टोटल 33 होती हैं। क्या 33 ब्लड ग्रुप होती हैं, लेकिन मानव की बात करेंगे तो मानव में याद रखेंगे 4 ब्लड ग्रुप बताए थे हम। चूँकि आरबीसी में विभिन्नता बहुत ज़्यादा है, तो आरबीसी में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होती है जिसका नाम हम क्या बताए थे, ग्लाइकोप्रोटीन बताए थे। उसी ग्लाइकोप्रोटीन को लैंडस्टीनर ने क्या बताया था, एंटीजन बताया था। ये सारा हम कंप्लीट कर दिए हैं। अगर अच्छा से वॉच करना है तो पिछला वीडियो ब्लड ग्रुप को के नाम से होगा, आप उसको वॉच कर ले ताकि आपको ब्लड ग्रुप से विभिन्न जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसे आसानी से आप बता सकें। तो आरबीसी जो होती हैं विभिन्नता के कारण जो होती हैं उसमें एक प्रोटीन पाए जाती हैं जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बताए थे। वो ग्लाइकोप्रोटीन को ही नाम क्या दिया था, लैंडस्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। एंटीजन 2 प्रकार की होती हैं, ए और बी। इसी एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप 4 भागों में विभाजित होती हैं, जिसे हम एंटीजन अगर ए होगा तो बी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। अगर एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर एंटीजन ए बी होगा यानी कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। और जिसमें किसी भी तरह का एंटीजन ए होती हैं वो उसमें किसमें कितना होती हैं, ब्लड ग्रुप नहीं होती हैं, यानी ओ ब्लड ग्रुप में किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता है। फिर हम बताए थे रक्त के प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसे हम एंटीबॉडी को बोले थे। एंटीबॉडी क्या करता है, बीमारी से रक्षा पहुंचाती है। बनता कहाँ है, तो लिम्फोसाइट में बनती हैं। लिम्फोसाइट कहाँ होती हैं, डब्ल्यूबीसी के अंदर होती हैं लिम्फोसाइट। तो ये सारे चीज़ हम बता दिए थे। फिर हम आर एच फैक्टर बताए थे, खोज किया था लैंडस्टीनर और वीनर ने। कब किया था, 1940 में किया था। इसमें ये भी एक प्रकार की एंटीजन ही होती हैं, जो सबसे पहले किस में देखा गया था, रीसस बंदर में देखा गया था। किस में देखा गया था, रीसस नाम के बंदर में देखा गया था। ये 2 तरह की होती हैं, आर एच प्लस जिसे हम आर एच पॉजिटिव बोलते हैं, और आर एच माइनस जिसे हम आर एच माइनस को हम निगेटिव बोलते हैं। भारत में अगर बात करें तो 95% लोग आर एच पॉजिटिव होती हैं। फिर हम ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड बताए थे, रक्त का आधान। जब कोई व्यक्ति को ब्लड बाहर से चढ़ाई जाती हैं तो वही होते हैं रक्त का आधान बोला जाती हैं। ब्लड बैंक में 40 डिग्री पर रखा जाती हैं, यानी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये ब्लड को रखा जाती हैं। एक बार में अगर एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर सकती हैं, यानी 200 ml ब्लड डोनेट कर सकती हैं, ये भी बताए थे। फिर हम बताए थे 1 यूनिट ब्लड का कीमत अगर कहीं कहीं वेरिएशन होती हैं 1200 से, हालांकि 1200 से 2000 के बीच लिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं और भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों को बताए थे। फिर हम ओ नेगेटिव वाले रक्त को क्या बुलाती हैं, सार्वत्रिक दाता बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरह ये भी याद रखना है। और जो
रेसिपिएटर होती हैं उसको क्या बोलाती हैं, उसको बोला जाती हैं AB पॉजिटिव। फिर अरिथ्रोब्लास्टोसिस बताए थे। अरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होती है, यदि मान लीजिए कि RH पिता का RH प्लस है, यानी पिता क्या है RH पॉजिटिव है और माता क्या है RH नेगेटिव है। अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा है तो RH पिता होना चाहिए, RH पिता है और RH माइनस माता है, तो पहला जो संतान होगा, हालांकि पहला संतान पर किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दूसरा जो संतान होगा वो या तो मरा हुआ पैदा होगा या बच्चा जन्म लेने के बाद ही तुरंत मर जाता है। तो इन चीज़ों को हम ब्लड ग्रुप बताए थे, इतना ही बताए थे ब्लड ग्रुप। तो चलिए आज का वीडियो जो है, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है उत्सर्जन तंत्र क्या है। आज का जो वीडियो है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है उत्सर्जन तंत्र, जिसे अंग्रेजी में बोला जाती है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बोला जाती हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। इसको हिंदी में क्या बोला जाती हैं, उत्सर्जन तंत्र बोला जाती हैं। क्या बोला जाता है, उत्सर्जन तंत्र। अब ये उत्सर्जन क्या होती हैं, आप आसानी से शब्द से ही परिचित होंगे। उत्सर्जन के मतलब जो शरीर से बाहर खराब चीज़ निकलता है उसको क्या बोला जाती हैं, उत्सर्जन बोला जाती हैं। लेकिन आप डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ मतलब खराब पदार्थ जो शरीर से बाहर निकालने की क्रिया हो। क्या, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन बोला जाते हैं। क्या बोला जाती हैं, वह अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को क्या बोला जाती हैं, उत्सर्जन बोला जाता है। लेकिन उत्सर्जन के अंग होंगे, जो बहुत सा अंग के समूह होंगे जो उत्सर्जन में सहायता पहुंचाते होंगे, उसे क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग बोलते हैं। यानी वो पदार्थ, वो खराब पदार्थ जो शरीर से बाहर निकालने की क्रिया होता है वो उत्सर्जन होता है। लेकिन अगर वही उत्सर्जन जो होता है वो शरीर में बहुत सा उत्सर्जी अंग होते हैं जिसके द्वारा उसे उत्सर्जित करते हैं, तो क्या बोला जाती हैं, उसे उत्सर्जन तंत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि उत्सर्जन अंग जो होंगे वो बहुत सारे होंगे और उस बहुत सारे अंगों में उन खराब चीज़ों को, जो खराब चीज़ है जो शरीर में नहीं रहना चाहिए, उन सारे चीज़ को क्या करती हैं, शरीर से बाहर निकाल देती हैं। यानी जो शरीर से बाहर निकाल देती है वो तंत्र के द्वारा निकाला जाती हैं, तो उसे ही क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन, और समझ गए होंगे कि उत्सर्जन होता क्या है या उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। उत्सर्जन होती हैं अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर से बाहर निकालने की क्रिया होती है, लेकिन अंग, बहुत सा अंग मिलकर जब उन तमाम जो गंदे पदार्थ होती हैं उन चीज़ों को अलग करते हैं तो वह क्या होती हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। और उत्सर्जी अंग ही क्या होती हैं, उत्सर्जन तंत्र होते हैं। क्या होते हैं, उत्सर्जन तंत्र होते हैं। तो आप उत्सर्जन समझ गए, उत्सर्जन तंत्र समझ गए, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। अब आगे हम बात करते हैं कि मानव की हम बात करेंगे कि मानव में कौन कौन ऐसे चीज़ हैं जो उत्सर्जी अंग उसको अलग करते हैं। तो मानव में 5 तरह के जो अंग होते हैं, 5 तरह के अंग ऐसे हैं जो उत्सर्जन में सहायता पहुंचाते हैं। उन खराब पदार्थ जो हम खाते हैं उनसे बनता है, बहुत गंदे गंदे चीज़ बनते हैं, उसको हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए वो 5 चीज़ क्या है उसे हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। फेफड़ा, अगर पहले हम बात करें फेफड़ा को, तो फेफड़ा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किस में पढ़ चुके थे, श्वसन अंग में हम पढ़ चुके थे। तो अगर श्वसन वाले पार्ट को अगर नहीं देखें तो कृपया करके श्वसन वाले पार्ट को देख लें, वहाँ पर हम फेफड़ा बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास किया था। फेफड़ा यहाँ पर क्या करता है पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर कम बताने का प्रयास रहेगा। अगर आपको अच्छा तरह से जानना है फेफड़ा के विषय में तो आपको श्वसन तंत्र पढ़ना चाहिए। फेफड़ा जो करता है CO2 और वाष्पशील पदार्थ जो होती हैं उसको अलग करने का प्रयास करता है। फिर फेफड़ा हुआ और उसके बाद आंत जो होती हैं, आंत भी उत्सर्जन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं।
क्योंकि आंत का काम क्या होता है, जिसे आप भोजन जब करते हैं तो वो आंत के द्वारा मल बनता है और मल को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होती है। तो उत्सर्जन में आंत जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। उत्सर्जन करने के लिए, गंदे चीज़ों को बाहर निकालने के लिए आंत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो आंत समझ गए, फेफड़ा समझ गए। आंत भी हम अच्छा तरह से पढ़ चुके हैं, फेफड़ा भी हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। फेफड़ा कहाँ पढ़े थे? श्वसन वाले चैप्टर में पढ़े थे। आंत कहाँ पढ़े थे हम? डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पाचन तंत्र में आंत को हम पढ़े थे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर नहीं देखे हैं वीडियो, तो कृपया करके उस वीडियो को वॉच कर लें, ताकि आंत को समझने में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यकृत हम नहीं बताए हैं, यकृत को हम पढ़ेंगे ग्लैंड नाम के चैप्टर में। तो ग्लैंड जब हम पढ़ेंगे तो यकृत को विशेष हम ध्यान देंगे। यकृत के विषय में अच्छा से हम नॉलेज प्राप्त करेंगे। यहाँ पर समझ लीजिए कि यकृत का काम क्या होती हैं। तो यकृत जो होती हैं बड़ी अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ होती हैं, यानी बड़ी अमोनिया जो होती हैं वो कम पदार्थ जो होती हैं यूरिया जैसे कम पदार्थ में बदलकर उसको क्या करते हैं, यूरिया जैसे कम पदार्थ में बदल कर उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो यकृत करता है। यकृत की चर्चा हम ग्लैंड नाम के चैप्टर में बहुत अच्छा से करने वाले हैं, डीप नॉलेज देने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हम चूँकि किडनी पढ़ेंगे, चूँकि उत्सर्जन तंत्र में किडनी का रोल बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए हम उत्सर्जन तंत्र का मेन मोटो हम देंगे किडनी, ब्रिक। ठीक है, तो ब्रिक ही हम पढ़ने का भरसक कोशिश करेंगे। तो उत्सर्जन तंत्र में हम लोग ब्रिक की चर्चा करने वाले हैं। यकृत जो हम ग्लैंड जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर यकृत हम देख लेंगे। त्वचा जो होती है, चौथा में त्वचा। आप त्वचा देखते हैं कि त्वचा से पसीना निकलता है, आप समझ सकते हैं, ये इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और एक होता है सीबम। सीबम क्या होती हैं? जब सुबह जब उठते हैं तो नाक पर तेल ऑयली चीज़ लगा होता है। जब आप सुबह उठते होंगे तो देखते होंगे कि नाक पर क्या होता है, ऑयली चीज़, ऑयली पदार्थ होती हैं। वही ऑयली पदार्थ क्या होता है? सीबम होती हैं। और यही सीबम तो है जो सूरज के प्रकाश से विटामिन डी लेने का प्रयास करती हैं। अगर किसी व्यक्ति का सीबम नहीं बनता है तो इसका मतलब है विटामिन डी उस व्यक्ति को नहीं ले पाएगा, क्योंकि सीबम बनना बहुत ज़रूरी होती हैं। यानी तेल जो ऑयली निकलता है, शरीर से जो ऑयली पदार्थ जो निकलती हैं वो निकलना बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर वही निकलेगा तो विटामिन डी आपके शरीर को मिल पाएगा। क्योंकि सीबम जो होती हैं विटामिन डी का निर्माण करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो त्वचा का काम क्या होती हैं? तो त्वचा के काम होती हैं भैया पसीना को बाहर निकालना और सीबम को बाहर निकालना। सीबम क्या बताए? ऑयली पदार्थ होती हैं, ऑयली होती हैं, स्किन पर जो आता है। जब हम सुबह सो के उठते हैं तो अक्सर सीबम नाक पर दिखाई पड़ता है, यानी कि शरीर के संपूर्ण भाग में सीबम निकलता है, पर जब हम सुबह जब उठते हैं तो नाक पर देखते हैं सीबम ऑयली पदार्थ निकलता है। तो वो सीबम होती हैं जो विटामिन डी को क्या करती हैं? विटामिन डी को बनाने का काम यही सीबम करता है। यानी त्वचा हम समझ गए, आंत हम समझ चुके हैं, फेफड़ा हम समझ चुके हैं, यकृत हम समझाएंगे अगले चैप्टर में जब ग्लैंड पढ़ेंगे। त्वचा हम समझ गए कि त्वचा का काम क्या होती हैं। तो त्वचा जो होती हैं सीबम और पसीना निकालती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा निकलना बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे गंदे जो शरीर के अंदर जो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती हैं तो वो पसीना के माध्यम से क्या होती हैं? वो बाहर निकल जाती हैं। अब ब्रिक को इंग्लिश में किडनी बोला जाती हैं। ब्रिक की चर्चा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं और डीप से पढ़ने वाले हैं। उत्सर्जन तंत्र अगर हम पढ़ें और ब्रिक नहीं पढ़ें, यानी ब्रिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होती है। उत्सर्जन तंत्र यदि आप पढ़ रहे हैं तो ब्रिक की ही चर्चा होती है, किडनी की ही चर्चा होती है। तो उत्सर्जन तंत्र में ब्रिक जो पढ़ना है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहाँ इतना समझ लिए कि ब्रिक जो होता है वो पेशाब के द्वारा पेशाब को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती हैं। किडनी का काम क्या होती हैं? हालांकि रक्त का छानने की क्रिया भी किडनी में होती हैं और पेशाब जो होती हैं बाहर निकलता है। ब्रिक जो होती हैं, ब्रिक जो होता है
वो पेशाब को क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं। तो ब्रिक की चर्चा हम अगले वीडियो में बहुत ही अच्छा से पढ़ने वाले हैं, डीप नॉलेज देने वाले हैं। आपसे एक भी क्वेश्चन छूट जाए ऐसा संभव ही नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो किडनी और ब्रिक हम ये पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम ब्रिक पढ़ेंगे, तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। चूँकि हम प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड करते हैं, प्रत्येक 1-2 वीडियो अपलोड होगा, तो चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।